Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज 9वीं कक्षा का एक संस्कृत का चैप्टर लेकर आया हूँ आप लोग के बीच, जिसका शीर्षक है संस्कृतस्य महिमा। और इस चैप्टर में हम लोग संस्कृत के विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, संस्कृत का गुणगान के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इस आधुनिक जीवन में संस्कृत का क्या महत्व है और प्राचीन काल में क्या था। तो इस चैप्टर है जिसमें आप लोगों को शायद ज्ञात होगा कि संस्कृत है जो सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत देवताओं की भाषा है। जितने भी कर्म कांड होता है उसमें यानी कि संस्कृत का ही प्रयोग होता है। उसके अलावा संस्कृत है जो लिसनिंग के लिए, सुनने के लिए दुनिया के सबसे शुद्धतम भाषा है। दुनिया भर में एक यानी कि आंकड़ा लिया गया था कि लिसनिंग के लिए दुनिया के सबसे श्रेष्ठ भाषा कौन है। तो शायद आप लोग को जानकर के ये तजुब होगा कि उस लिसनिंग भाषा में सबसे श्रेष्ठ भाषा जो है वह संस्कृत ही है। तो आज हम लोग संस्कृतस्य महिमा पाठ में संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, संस्कृत की क्या विशेषता उसमें। तो इसमें दिया गया है कि गुरु शिष्य मध्य संस्कृत कक्षायाम संस्कृत भाषाया महत्व विषय रोचक संवाद पाठे अस्मिन् वर्तते। गुरु और शिष्य के मध्य में अर्थात गुरु और शिष्य के बीच में संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषा के महत्व के विषय पर रोचक संवाद है, एक अद्भुत वार्तालाप है। अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। और इस संवाद के द्वारा छात्रों में ज्ञान की वृद्धि होगी और जिज्ञासा भी बढ़ेगी। संस्कृत से व्यापकत्वम शब्द रचना शक्ति अन्य उपयोगम च दर्शयति पाठो अयम। संस्कृत के व्यापकता, शब्द रचना शक्ति और इसके उपयोग को दिखाया गया। व्यापकता मतलब होता है प्रसार। जैसे आज दुनिया भर में इंग्लिश का बहुत ज्यादा प्रसार है, लेकिन भारत में मात्र 2 से 3% लोग ही इंग्लिश बोलने में सामर्थ्य है, 2-3% ही इंग्लिश बोलते हैं। और विस्तार यानी कि दुनिया भर में, लेकिन बहुत कम विस्तार है। और सही संस्कृत का कितना विस्तार है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लिखा संस्कृत शिक्षिका कक्षाम प्रविष्टि। संस्कृत के शिक्षक है जो कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्रा स्वस्थानात् उत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति। और छात्रगण अपने स्थान से उठकर उनका अभिवादन करते हैं। संस्कृत शिक्षिका कक्षाम प्रविष्टि। संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्रा स्वस्थानात् अर्थात अपने स्थान से, उत्थाय का मतलब होता है उठकर, अभिवादनम कुर्वन्ति अभिवादन करते हैं। अर्थात जैसे ही संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, छात्रगण अपने स्थान से उठकर उनका क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। आप लोग भी बोलिएगा थोड़ा थोड़ा। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, उपविशन्तु सर्वे। उपविशन्तु सर्वे का मतलब क्या होता है, अद्य संस्कृतस्य महत्वम कथामि। आज संस्कृत के महत्व को कहता हूँ। अर्थात जैसे ही शिक्षक प्रवेश करते हैं, छात्रगण उठ करके उनका अभिवादन करते हैं, तो तब शिक्षक बोलते हैं सर्वे उपविशन्तु, सभी बैठ जाए। अद्य संस्कृतस्य महत्वम कथामि। आज संस्कृत के महत्व को, संस्कृत के विशेषता को कहता हूँ। तो एक रमेश नाम के लड़का बोलता है, गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम। अर्थात गुरुदेव क्या संस्कृत का अध्ययन लाभदायक है, संस्कृत की पढ़ाई लाभदायक है क्या। तो शिक्षक बोलते हैं ना जनासी वत्स, नहीं जानते हो वत्स, नहीं जानते हो बालक। संस्कृतम बिना ना संस्कृति, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं होती है। अगर आपको अपने संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में आपको जानना है तो संस्कृत को भी जानना अनिवार्य है। अर्थात संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
किसके बिना संस्कृति नहीं होती है? संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं होती है। कक्षायाम का प्रविष्टि, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। अके सादरम उत्थाय तस्य विवादनम कुर्वन्ति, कौन आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा छात्रा, छात्रगण। आगे लिखा हुआ है तो राजीव बोलता है का नाम है संस्कृति, संस्कृति क्या है? तो शिक्षक बोलते हैं संस्कृति एवं आचार विचार भावना च संति, संस्कृत में ही आचार विचार और भावना होते हैं। बस अल्लाह का माँ क्यों परस्पर आपस में बातचीत ना करे। तो शिक्षक बोलते हैं संस्कृत, संस्कृत में ही, संस्कृत एवं संस्कृत में ही आचार विचार भावना च वर्तते। आचार अर्थात आचरण, विचार अर्थात सेंस जिसको बोलते हैं, थिंकिंग बोलते हैं, तो विचार और भावना जिसको हम बोलते हैं इमोशन, ये संस्कृत में ही होते हैं। आचार विचार और भावना यत्र ते भवन्ति तत्र संस्कृति, और ये जहाँ होते हैं वहाँ ही संस्कृति होती है। अर्थात आचार विचार भावना जहाँ होता है उसे कोई संस्कृति बोलते हैं। पुष्कर बोलते हैं कथयन्ति जना यत, यह मृता भाषा, कहते हैं लोग कि यह मरी हुई भाषा है। अर्थात संस्कृत विषय जना कथयन्ति, यह मृता भाषा, संस्कृत के विषय में लोग कहते हैं कि यह मरी हुई भाषा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या संस्कृत मरी हुई भाषा है? नहीं। संस्कृत अगर मरी हुई भाषा होता तो आज हम लोग संस्कृत नहीं बोलते। तो पुष्कर नाम के एक विद्यार्थी पूछता है कि कथयन्ति जना, कहते हैं लोग, यत, यत का मतलब होता है कि यह मृता भाषा, यह मरी हुई भाषा है। तो शिक्षक बोलते हैं वत्स ज्ञानहीना थे, अर्थात जो कहते हैं कि संस्कृत मरी हुई भाषा है वे ज्ञानहीन है। अर्थात ज्ञानहीन का मतलब क्या होता है? मूर्ख, अज्ञानी है, जिसको पता नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति कहता है कि संस्कृत मरी हुई भाषा है वो मूढ़ है। मूढ़ मैंने मतलब है मूर्ख। तो ज्ञानहीन थे, वे अज्ञानी है। अस्याम एवं भारतीय भाषा नाम जीवनम, अर्थात संस्कृत में ही भारतीय भाषा की जीवन है। अस्या एवं भारतीय भाषा निर्गता, और खास बात ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जितना भी भारतीय भाषा है वह संस्कृत से ही निकला है। बस क्या कर रहे हो? तो हम क्यों पूर्वनसी सर्वे सूर्यत साफितम माँ गुरु अलापम परस्परे इतस्तता माँ ध्यानम देहि। सभी सावधानी पूर्वक सुने, आपस में बातचीत ना करे और इधर उधर ध्यान ना दे। तो यहाँ लिखा हो गया है कि बस ज्ञानहीन थे, जो कहते हैं कि संस्कृत यानी कि मरी हुई भाषा है वे मूर्ख है। अस्याम एवं भारतीय भाषा नाम जीवनम, इसमें ही भारतीय भाषा की जीवन है। अस्या एवं भारतीय भाषा निर्गता, और इससे ही भारतीय भाषा निकली है। अर्थात जितने भी भारतीय भाषा है, चाहे हिंदी हो, बांग्ला हो, गुजराती हो, ये सब जितना भी भारतीय भाषा है वह संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, संस्कृत से ही उसका जन्म हुआ है। अतएव सर्वे भारतीय भाषासु, सर्वे भारतीय भाषा नाम संस्कृत जननी कथ्यते, अर्थात सभी भाषाओं की संस्कृत है जो जननी कही जाती है। जननी का अर्थ क्या होता है? जन्म देने वाली, अर्थात माँ। तो एतत् अर्थम सा भाषा नाम जननी कथ्यते, इसलिए वह भाषाओं की जननी कही जाती है। अगर आपसे पूछा जाए भाषा नाम जननी का, भारतीय भाषा नाम जननी का, भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। न यह मृता भाषा, यह मरी हुई भाषा नहीं है। अपितु अजरा अमरा चैती, बल्कि यह अजरा, अजरा बने न तो वह प्राचीन होने वाली भाषा, न तो बूढ़ी होने वाली भाषा है, और अमरा, अमरा बने न तो मरने वाली भाषा है। अमर का अर्थ क्या होता है? नहीं मरने वाला। और आजरा, जरा बने होता है बुढ़ापा, और आजरा बने
जो बुढ़ापा नहीं धारण करे, अर्थात यह भाषा पुराना होने वाली नहीं है। तो संस्कृत के प्रति लोग क्या कहते हैं? तो संस्कृत के प्रति लोग कहते हैं संस्कृतम प्रति जना कथयन्ति यत्, संस्कृत के प्रति लोग कहते हैं कि यह मृता भाषा वर्तते, यह मरी हुई भाषा है। वस्तुतः अपितु मतलब होता है लेकिन, बल्कि यह मृता भाषा ना, अपितु अजरा अमरा भाषा, यह मरी हुई भाषा नहीं है, बल्कि यह अजरा और अमरा है। ना तो यह पुराना होने वाली भाषा और ना तो मरने वाली भाषा है। अद्यापि सा जीविती, आज भी वह जीवित है। रमेश बोलता है अस्सा में भारतीय भाषा जीवनम, इसमें ही भारतीय भाषा की जीवन है। तो शिक्षक बोलते हैं अर्थ की अवश्य ही सर्व भारतीय भाषा संस्कृत भाषाया ऋणम धारयन्ति, सभी भारतीय भाषा संस्कृत भाषा का ऋणी अर्थात ऋण धारण करता है। अर्थात जितना भी भारतीय भाषा है वह संस्कृत से कर्ज लिया है, अर्थात संस्कृत से ही उसका उत्थान हुआ है, संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है। अर्थात सभी भारतीय भाषा संस्कृत भाषा का ऋणी है, कर्जदार है। ऋणी का मतलब क्या होता है? कर्जदार। तत्रैव प्राचीनम वेद आदि शास्त्रम रचितम, और वहाँ ही अर्थात संस्कृत में ही प्राचीन वेद आदि शास्त्र की रचना हुआ है। प्राचीन जो वेद है वह संस्कृत भाषा में रचित है, और जो शास्त्र है वह भी संस्कृत भाषा में रचित है। शास्त्र अगर पूछा जाए कि क्या होता है, तो मनुष्यानां कर्तव्यम अकर्तव्यम बोध्यति तत् विषय शास्त्रम अभिधीयते, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य की जो शिक्षा देता है उसे कहते हैं शास्त्र। अर्थात मनुष्यों को जौन सा विषय कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान करवाता है उसे ही बोलते हैं शास्त्र। यत् विषय मनुष्यानां कर्तव्यम अकर्तव्यम बोध्यति तत् शास्त्रम अभिधीयते, जो विषय मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देता है उसे शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ ही अर्थात अत्रैव प्राचीन वेद आदि शास्त्रम रचितम, अर्थात संस्कृत में ही प्राचीन वेद आदि शास्त्र की रचना हुई है। कमाल नाम का एक लड़का बोलता है शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशोपि वर्तते किम, शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत कोश भी है। कोश मैंने से होता है खजाना, लेकिन हम यहाँ कोश मैंने समझेंगे, शब्द कोश मैंने समझेंगे डिक्शनरी। जैसे इंग्लिश का स्पेशल डिक्शनरी होता है, हिंदी का स्पेशल डिक्शनरी होता है, वैसे ही संस्कृत के ज्ञान के लिए संस्कृत का स्पेशल शब्द कोश होता है जिसको डिक्शनरी ही बोलते हैं। तो कमाल नाम के लड़का बोलता है कि शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत कोश भी है क्या? तो शिक्षक बोलते हैं आम आम, आम मैंने संस्कृत में होता हाँ, तो हाँ हाँ। प्राचीन नवीन अनेके संस्कृत कोश संति, पुराने और नए अनेक संस्कृत के कोश है, अर्थात संस्कृत का डिक्शनरी है। नए और पुराने अनेक संस्कृत का क्या है? डिक्शनरी है। शब्द रचना विधि अपि व्याकरणे वर्तते, और शब्द रचना के जो विधि है, शब्द निर्माण का जो विधि है वह व्याकरण में है। तो हम किम कुर्वन्नसि, यहाँ ध्यान दो। सबसे मूर्ख विद्यार्थी का काम होता है ना कि जौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है उसको न ध्यान दे करके फालतू दूसरा सब्जेक्ट में काम में लग जाना। उस विद्यार्थी को हम सबसे मूर्ख विद्यार्थी बोलते हैं। क्या क्यों ऐसा? जैसे मान लिया जाए अभी संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो जनरली संस्कृत वाला ना पढ़ करके कोई दूसरा सब्जेक्ट ध्यान दे रहे हैं, फिर दूसरा वाला सब्जेक्ट घड़ी कोई और दूसरा देगा, तो इस समझ कैसे पाइएगा? और लिखने का जहाँ तक बात है, छापने का बात है, तो वो तो छाप सकते हैं ना, भी यहाँ पढ़िएगा तभी तो छाप सकते हैं ना, घर भी छाप सकते हैं। तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? तो यहाँ आ करके आने की आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। कब कह रहे हैं कि अभी जो बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो से आप ध्यान से सुनो, तो फालतू में एक छापे में लगल है बात के नक्शा। वीडियो में ये सब जनरली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मूर्खता का हद हो गया कि इधर समझा रहे होकर बात भी यानी कि छापे में लगा हुआ है।
तो ध्यान दिया जाए, शब्द रचना विधि व्याकरणे वर्तते। शब्द की रचना के लिए, शब्द को बनाने के लिए, शब्द की रचना की जो विधि है वह व्याकरण में है। तेना लक्ष्य शब्द निर्मियन्ते, जिससे लाखों शब्द बनाए जा सकते हैं, लाखों शब्द बनते हैं। अन्यासु भाषासु प्रदयन्ते, और अन्य भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। पुष्कर बोलता है अस्याम व्याकरणम अपूर्वम तर्हि, तब तो इसका व्याकरण बहुत ही अपूर्व है। तो शिक्षक बोलते हैं अत्र पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण आसीत्, यहाँ पाणिनि है जो श्रेष्ठ व्याकरण है। व्याकरण का मतलब बताए थे, व्याकरण के ज्ञाता। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण के ज्ञाता। तो यहाँ श्रेष्ठ व्याकरण कौन है? पाणिनि। तदृशा न कुत्रापि व्याकरण जाता, इसके समान कोई भी व्याकरण के ज्ञाता नहीं हुआ। जितना जानकारी यानी कि पाणिनि में था, इसके इतना जानकारी किसी में नहीं था। इसलिए लिखा गया है कि तत्सदृशा न कुत्रापि व्याकरण जाता, इसके समान कोई दूसरा व्याकरण नहीं हुआ। तो लतिका नाम की लड़की है जो बोलती है किम पाणिनि समान कुत्रापि व्याकरण नास्ति, क्या पाणिनि के समान कोई भी व्याकरण नहीं हुआ? व्याकरण मतलब व्याकरण के ज्ञाता। तो शिक्षक बोलते हैं आम, जी हाँ, अस्य उत्तरम सर्वत्र मौनम अस्ति, इसके उत्तर पर सभी मौन है, इसके उत्तर पर सभी शांत है। तो रमा नाम के लड़की बोलती है गुरुदेवा मम पिता कथयति यत् संगणके अपि संस्कृतम सहायकम भवति। गुरुदेव, मेरे पिताजी कहते हैं कि संगणक में, संगणक जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिंदी में बोलते हैं संगणक। तो रमा नाम की लड़की बोलती है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि संगणक में अर्थात कंप्यूटर में भी संस्कृत सहायक होता है। तो शिक्षक बोलते हैं सत्यम वदति ते पिता, तुम्हारे पिताजी सत्य कहते हैं, सच कहते हैं। अपिच, और भी योग शास्त्रे पतंजलि कृतम योग दर्शन अपि अपूर्वम, योग शास्त्र है या योग शास्त्र में पतंजलि के द्वारा रचित योग दर्शन भी बहुत ही पुराना है। आप लोग को एक दर्शन की बात किया जाए तो वह है योग दर्शन, और योग दर्शन है जो किसके द्वारा लिखा गया? पतंजलि के द्वारा, और ये बहुत ही पुराना है। कमाल कमाल नाम के लड़का बोलता है पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृते क्रिया रूपाणि असंख्यानि सन्ति, पूज्यवर सुनते हैं कि संस्कृत में असंख्य क्रिया के रूप है, माने बहुत क्रिया का रूप है। तो शिक्षक बोलते हैं सत्यमेतत्, यह सत्य है। धातु एवं 2,000 अधिका, धातु भी 2000 से अधिक है। तेषाम 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति, जो 10 लकारों के अनेक रूपों में है। सर्वेषु लकारेषु नव रूपाणि सन्ति, और सभी लकारों के 10 रूप है। तो आप लोग को पहले ही बता चुके थे, आप लोग को विदित होगा कि लकार 10 सन्ति, लकार 10 है। प्रत्येक लकारेषु नव रूपाणि सन्ति, और प्रत्येक लकारों के 9 रूप है। जैसे अगर बोला जाए लट लकार, तो लट लकार का 9 रूप है ती त अंति सी था था आमी आवा आमा। तो इस तरह से प्रत्येक लकार के 9 रूप है। जैसे लिट लकार की बात करा जाए तो स्यति स्यता स्यन्ति, स्यसि स्यथा स्यथ, श्यामी श्यावा श्यामा। तो इस तरह से प्रत्येक लकार के 9 रूप है। और लकार कितना है? 10। अगर पूछा जाए क्रिया अर्थे लकार कति सन्ति, क्रिया के अर्थ में लकार कितने हैं? तो लकार 10 सन्ति, लकार कितने हैं? 10 है। और प्रत्येक लकार के कितने रूप है? 9 रूप है। पुष्कर बोलता है धातु अपि त्रिधा भवन्ति इति भवान उक्तवान। आप पहले बताए थे कि धातु भी 3 प्रकार के होते हैं। तो शिक्षक बोलते हैं आम, माने जी हाँ, हाँ। केशिता आत्मने पदीन, केशिता प्रश्नपदीन, केशिता उभयपदीन। माने कुछ होते हैं जो आत्मनेपदी धातु होते हैं, कुछ होते हैं जो प्रश्नपदी होते हैं, और कुछ होते हैं उभयपदी। यहाँ धातु का मतलब होता है क्रिया, अर्थात क्रिया 3 प्रकार के होते हैं। एवं त्रिधा भवन्ति, इस प्रकार 3 होते हैं।
तो रहीम नाम के एक विद्यार्थी बोलता है तदा तु भाषा इयम अतीव जटिला, तब तो यह भाषा बहुत ही जटिल है। इसमें धातु भी 3 प्रकार के होते हैं, 10 गो लकार होता है, 10 लकार के 9 गो रूप होते हैं, असंख्य यानी कि शब्द बनाए जा सकते हैं, तब तो यह भाषा बहुत ही जटिल है। ऐसा रहीम नाम के लड़का पूछता है। तो शिक्षक बोलते हैं ना ना, अर्थात नहीं नहीं, सरला अपीसा कठिना अपीसा, अर्थात संस्कृत है जो सरल भी है और कठिन भी है। सामान्य प्रयोगे सरला, सामान्य प्रयोग में सरल है, अर्थात जानकारी के लेकर के जितना जानना चाहते हैं बोलचाल के लिए, तो उसके लिए संस्कृत बहुत ही सरल है। गुढ़ है विषय निरूपेण जटिला, और गुढ़ गहराई से आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए संस्कृत जटिल है। यथेच्छम प्रयोगम क्रियते, और इच्छा अनुसार लोग प्रयोग करते हैं। रमा नाम की लड़की बोलती है गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति, क्या विज्ञान भी संस्कृत में है? विज्ञान भी संस्कृत में है क्या? तो रमा बोलती है कि गुरुदेव क्या विज्ञान भी संस्कृत में है? तो शिक्षक बोलते हैं किम कथयसी, क्या कहते हो? भूगोल खगोल विषय आर्यभट्टियम बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध। भूगोल खगोल विषय आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया आर्यभट्टियम बृहत संहिता इत्यादि जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, यह साइंस का ही ग्रंथ है लेकिन संस्कृत में लिखा गया है। अर्थात संस्कृत में भी विज्ञान भी संस्कृत में होता है। अगर हमें मैथ भी पढ़ना है तो चाहेंगे तो मैथ भी हम लोग संस्कृत में पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में भी मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी मैथ रहता है, वैसा ही मैथ संस्कृत में भी होता है। राजीव बोलता है अतः परम नास्ति की, इतना ही श्रेष्ठ नहीं है, इतना ही श्रेष्ठ है क्या? तो शिक्षक बोलते हैं कथम नास्ति, कैसे नहीं है? बीज गणितम चिकित्सा शास्त्रम भौतिक विज्ञानम रसायन विज्ञानम वनस्पति विज्ञानम वास्तु विज्ञानम विधि शास्त्रम संगीत शास्त्रम इत्यादि नाना ग्रंथे सुप्रकाशितानि सन्ति। अब देखो गणित संस्कृत में क्या क्या है? बीज गणित पहले शुरुआत में जो आया था वह संस्कृत में ही था। तो बीज गणित, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वास्तु विज्ञान, विधि शास्त्र, संगीत शास्त्र इत्यादि अनेक ग्रंथ प्रकाशित है। और ये सब जो जितना भी नाम बताए वो संस्कृत में ही था, संस्कृत में भी उपलब्ध है। अर्थात संस्कृत ही है जो बहुत ही व्यापक विषय है, बशर्ते हम लोग इसकी महत्ता को समझे नहीं है, इसको महत्व नहीं दिए हैं, जिसके वजह से आज धीरे धीरे लोग के प्रसार कम है, व्याप्त कम है। लेकिन संस्कृत है जो बहुत ही व्यापक विषय था, अर्थात एक तरह से ज्ञानों से भरपूर विषय था, ज्ञान का खजाना था। प्राचीन भारतीय विज्ञानम पठितव्यम, और प्राचीन भारतीय विज्ञान पढ़ना चाहिए। आगे लिखता है रमा नाम की लड़की है जो बोलती है किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते, क्या प्रतियोगिता के भी परीक्षा में संस्कृत उपयोगी होता है? प्रतियोगिता जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी संस्कृत उपयोगी होता है क्या? तो बेशक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप संस्कृत को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तहत रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप आईएएस के लेकर के आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, जैसे इंग्लिश कितना ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखता है, चाहे कितना और कोई अन्य भाषाएं रखते हैं, तो आप भी आईएएस की तैयारी करते हैं और आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत रखना चाहते हैं तो बेशक आप संस्कृत रख सकते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी संस्कृत उपयोगी विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शिक्षक बोलते हैं प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतम अपि ऐच्छिका विषय, प्रायः सभी प्रशासनिक परीक्षाओं में, प्रशासनिक परीक्षा जैसे हो गया दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, स्टेट लेवल का पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सभी जो प्रशासनिक परीक्षा है उसमें संस्कृत है ऐच्छिक विषय, आप इच्छा अनुसार वह विषय को रख सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तहत है।
तो रहीम बोलता है कि तदा तुम इयम अति उपयोगिनी भाषा, तब तो यह बहुत ही उपयोगी भाषा है। तो शिक्षक बोलते हैं अर्थ की अवश्य ही उपयोगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संस्कृत बहुत ही उपयोगी भाषा है। तो पुष्कर बोलता है तर्हि नूनम एवं सर्वै अस्माभि मनोयोगेन संस्कृतम पठितव्यम, तब तो अवश्य ही सभी को हम लोगों के द्वारा मन से संस्कृत पढ़ना चाहिए। धन्यम यम भाषा, यह भाषा धन्य है, अर्थात संस्कृत है जो बहुत ही उपयोगी भाषा है। जितने भी हमारे प्राचीन वेद आदि शास्त्र की रचना किया गया वह कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में ही किया गया है। इसके अलावा संस्कृत जितने भी कर्म कांड होता है, जितने भी मंत्र है वह सभी संस्कृत भाषा में रचित है। हमारे भागवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सब जो शुरुआती दौर में जो लिखा गया है वह सभी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। और भी प्रसिद्ध ग्रंथ जैसे हो गया नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया हिंदू प्रेस, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र, कालिदास के द्वारा लिखा गया रघुवंश काव्य इत्यादि, यानी कि ग्रंथ है जो सब संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। अर्थात संस्कृत है जो बहुत ही उपयोगी भाषा है। संस्कृत सरल और सरस भी है। संस्कृत देवताओं की भाषा है। कर्म कांड में संस्कृत का ही उपयोग होता है। जितना भी पूजा पाठ जो संपन्न होता है वह संस्कृत भाषा में ही उसका मंत्रों का उच्चारण होता है। अतएव संस्कृत उपयोगिनी भाषा वर्तते, इसीलिए संस्कृत है जो बहुत ही उपयोगी भाषा है। सर्वे मनोयोगेन पठितव्यम संस्कृतम, सभी को पूरे मन से संस्कृत पढ़ना चाहिए। यह भाषा धन्य, यह भाषा है जो धन्य है। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले यानी कि इसी तरह के नए वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।